किसी निवेशक या इन्वेस्टर की मुख्य समस्या या उसका सबसे बड़ा दुश्मन संभवतः वह स्वयं ही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं साइकोलॉजी की या बिहेवियर की, जो हमारे जीवन के हर स्टेजेस पर जिसका हमें सामना करना पड़ता है। और साइकोलॉजी या बिहेवियर एक ऐसी चीज़ है किसी इंसान के जीवन में कि वो जो भी डिसीजन लेता है उस डिसीजन पर वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, और वो उसका जो डिसीजन है वो रैशनल ना होकर इमोशनल हो जाता है, और इसका रिजल्ट ये होता है कि उसको नुकसान उठाना पड़ता है। जो व्यवहार है या साइकोलॉजी है ये बहुत कुछ डिसाइड करता है। जैसे सपोज़ किसी को अगर गन का शौक़ है, किसी बच्चे को गन का शौक़ है, और अगर वो पॉजिटिव वे में जाता है तो आर्मी ज्वाइन कर सकता है, और अगर नेगेटिव वे में जा सकता है तो क्रिमिनल भी बन सकता है। या जैसे कोई प्रोफेसर है या कोई अच्छा वक्ता है तो वो अगर अच्छी बातें करेगा तो मोटिवेशनल स्पीच देगा जिससे कि लोगों का करेज बढ़ेगा। और कई बार ऐसा होता है कि लोग नेगेटिव स्पीच देते हैं जिससे बहुत आतंकवादी भी पैदा हो जाते हैं। तो ये जीवन की हर स्टेजेस पे काम आता है, जैसे कि, और डिपेंड करता है कि किस कंट्री में हम रह रहे हैं, किस रीजन में हम रह रहे हैं, हमारा कल्चर क्या है, एज क्या है, एजुकेशन क्या है, हमारे जेनेटिक्स क्या हैं, और सबसे बड़ा है हमारे आसपास का सर्कल क्या है। उसी के हिसाब से ये साइकोलॉजी या बिहेवियर चेंज होता रहता है। जैसे कि सपोज एज का एग्जांपल लें तो जो यंग एज है, जैसे जेन ज़ी बोलते हैं आज की डेट में, वो थोड़े एग्रेशन में होते हैं, नॉलेज उनको होती है, लेकिन बहुत शॉर्टकट में चीज़ें चाहिए होती हैं उन्हें, मतलब फटाफट उन्हें चीज़ें चाहिए। लेकिन अगर हम सीनियर सिटीजन की या 60 to 75 की एज की बात करें तो वो थोड़े काम और सोच समझकर पेशेंस रखकर काम करने वाले लोग होते हैं। इसी तरीके से कंट्रीज़ में कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं, जैसे कि किसी कंट्रीज़ को आप देख लीजिए जहाँ पॉवर्टी है, लोग स्ट्रगल करके पैसा कमा रहे हैं, एक दूसरे से लड़ झड़ कर मार, मतलब ज़्यादातर लोग वहाँ पर ऐसा है जो गुस्से में रहेंगे, है ना। कोई ऐसी कंट्री है जहाँ पर थोड़े लोग कम हैं और अच्छे तरीके से वहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं तो वो थोड़े काम होंगे, ठीक है। उसी तरीके से हमारे आसपास का सर्कल हमें इन्फ्लुएंस करता है किसी काम को करने के लिए। ये डिपेंड करता है डे टू डे लाइफ में कि हम कैसा व्यवहार करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हमें किसी चीज़ को काम करने की अच्छी से नॉलेज होती है, लेकिन हम वो काम कुछ चीज़ों के आवेश में आके गलत कर देते हैं, और बाद में सोचते भी हैं कि अरे यार, अगर मैंने ये काम इस तरीके से किया होता तो काश ये सही हो गया होता। लेकिन उस कुछ समय के लिए हमारा जो कंट्रोल है अपने ऊपर नहीं रहता है, और हम जानबूझ के कि काम अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी वो गलत होता है। तो दोस्तों, आज बात करते हैं हम कि हमारा ये व्यवहार, बिहेवियर या साइकोलॉजी जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किस तरीके से इफेक्ट डालता है। अगर हम इन चीज़ों पे गौर करें तो हो सकता है कि जो हमारा नुकसान हो रहा है वो कम हो जाए, और अगर इस चीज़ों से बिल्कुल बच सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक अच्छा रिटर्न भी ले सकते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट जब कोई करता है तो यही सोच के करता है कि मैं अपना इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मुझे उससे अच्छे रिटर्न मिलेंगे। ये मैं इन्वेस्टमेंट किसी एक खास चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। वो इन्वेस्टमेंट चाहे किसी भी इंस्ट्रूमेंट में हो, चाहे वो रियल एस्टेट में हो, स्टॉक में हो, म्यूचुअल फंड में हो, या अपनी लाइफ को सिक्योर करने के लिए हो, या अपनी हेल्थ सिक्योर करने के लिए हो, वो भी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किन चीज़ों पर ध्यान देके हम अपने नुकसान से बच सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी हम लोगों में से ही एक लड़के की कहानी है। तो उसकी लाइफ में कैसे समय के हिसाब से बिहेवियर और उसकी साइकोलॉजी चेंज होती है, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो एक लड़का था जिसने अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन पूरा किया था, इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन पूरा किया था, और उसकी एक अच्छी कंपनी में जॉब लग गई थी। शुरुआती जो सैलरी थी उसकी वो 50,000 रुपये महीने की आ रही थी, और उसकी पोस्टिंग हुई थी बेंगलोर। अब क्योंकि बेंगलोर महंगा शहर है, इसीलिए उन्होंने क्या किया था कि 2 BHK का फ्लैट 4 लोगों ने मिलके रेंट पर लिया था। उसके बाद उस लड़के ने, क्योंकि शुरुआती जॉब थी तो काफ़ी मेहनत की, 50,000 से उसका काम चल जा रहा था, और लास्ट में उसकी कुछ सेविंग नहीं बच रही थी, मतलब वो कुछ सेव नहीं कर पा रहा था। हाँ, जितना खर्चा हो रहा था उतनी उसकी सैलरी आ रही थी, दोनों इक्विवेलेंट थे। बाकी कभी अगर अचानक ज़रूरत पड़ जाती थी तो वो अपने माँ बाप से ले लिया करता था। उसके बाद उसने काफ़ी मेहनत करी और 1 साल में उसका इंक्रीमेंट हुआ, सैलरी बढ़ गई। सैलरी बढ़ने के बाद
क्योंकि जब सैलरी बढ़ जाती है तो खर्चे ही बढ़ जाते हैं, आपने देखा होगा। तो उसने क्या किया कि वो 4 लोगों की जो शेयरिंग में था, उसने फिर अकेले एक 1 BHK फ्लैट ले लिया। एक अच्छी तरीके से उसकी नौकरी चलने लगी, वीकेंड पर वो चिल भी करता था, लोगों के साथ बैठता भी था। अब उसके बाद फिर वो आगे अपना फ्यूचर में सोचने लगा। जब तक वो फ्यूचर में सोचता तब तक घर वालों ने सोचा कि ये बच्चा मेरा सेटल हो गया है, क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए। अब उस बेटे ने सोचा कि यार घर वाले मेरी शादी कर रहे हैं, अब मेरा खर्चा बढ़ेगा, तो मैं क्यों ना एक नई कंपनी में स्विच कर लूँ। अब वो क्या करता है कि एक नई कंपनी में स्विच करता है, वहाँ पर उसको 50% की हाइक मिल जाती है। तो अब उसकी जब सैलरी बढ़ गई थी तो वो अपनी ज़िंदगी उस हिसाब से जीने लगा था कि वो वीकेंड पर घूमता भी था, लोगों के साथ आउट स्टेशन भी जाता था, मतलब उसकी ज़िंदगी सेट थी। अब एक दिन क्या हुआ कि वो अपने दोस्तों के साथ शाम को बैठा हुआ था। एक उसका जो दोस्त था उसने बोला कि ठीक है भाई, आज की ट्रीट मैं देता हूँ। तो उसने पूछा भाई आज की ट्रीट तुम क्यों दे रहे हो। तो उसने कहा भाई मैंने एक स्टॉक लिया था जिसमें मुझे फ़ायदा मिला, मैंने प्रॉफिट बुक किया, तो उसी की ये ट्रीट है। अब उसके दिमाग में ये लगता है कि यार ये स्टॉक में इसको कैसे फ़ायदा हुआ। वो पूछता है तो दोस्त कहता है कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुझे करवाता हूँ, तेरे पास कुछ पैसे हैं ना। वो कहता है हाँ मेरे पास पैसे हैं। अब दोस्त उसको एक डीमैट अकाउंट खुलवाता है, KYC वगैरह करने के बाद उसका अकाउंट जो है उससे लिंक करवा देता है। अब इस लड़के के पास जो इमरजेंसी फंड था, जो माँ बाप ने कहा था कि एक इमरजेंसी बेटा फंड जरूर रखना ताकि इमरजेंसी में वो तुम्हारे काम में आ सके, वो 20,000 रुपये का था। अब वो 20,000 में क्या करता है, 10,000 रुपये के स्टॉक खरीद लेता है। अब जब स्टॉक खरीदता है, तीसरे दिन उसका दोस्त का फोन आता है कि यार तू तो बड़ा लकी है, तूने जो 10,000 के स्टॉक लिए थे वो तेरे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब वो बहुत खुश होता है, वो कहता है यार ये तो बड़ा शॉर्टकट है, बहुत आसान है, मैंने आज लिए और परसों ही मेरे शेयर बढ़ना शुरू हो गए, मेरे पैसे बढ़ना शुरू हो गए। ऐसा तो कोई इन्वेस्टमेंट मैंने सुना नहीं है आज तक, ऐसा तो मेरे पापा भी नहीं कर पाए थे। अब क्या होता है, वो ये सोचता है कि यार जब मेरे बढ़ ही रहे हैं, क्यों ना मैं अपना जो बाकी का पैसा है वो भी लगा दूं इसमें। तो वो क्या करता है, अपना पूरा का पूरा इमरजेंसी फंड यानी जो 10,000 रुपये बड़े होते हैं वो भी उसमें लगा देता है और उसके शेयर बाय कर लेता है। अब मार्केट क्योंकि लगातार अप हो रहा था, तो दूसरे तीसरे दिन भी, मतलब उन 3 दिन के बाद 2 दिन फिर लगातार मार्केट अप होता है, उसके शेयर की वैल्यू बढ़ती है तो वो काफ़ी खुश होता है। उसके बाद वो अब क्या करता है, वो अपने दोस्त को भी नहीं बताता है। वो सोचता है कि अब मैं सब कुछ सीख गया कि कैसे क्या करना है, अब मैं परम ज्ञानी हो गया। ठीक है, अब वो क्या करता है कि वो सोचता है कि मैं और शेयर खरीद लूँ। उसके लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो अपने एक पुरानी कंपनी के दोस्त को फ़ोन मिलाता है, उससे 10,000 रुपये उधार लेता है। उससे कहता है कि 10,000 तू दे दे, तुझे 11,000 दूंगा, और उसके वो स्टॉक परचेज खरीद लेता है। अब कहानी में ट्विस्ट कब आता है, उसके बाद उसकी शादी होती है। शादी होने के बाद वो अपना चला जाता है घूमने के बाद जब लौटता है तब सिचुएशन आती है, वो न्यूज़ देखता है कि चाइना में एक बीमारी आई है जिसका नाम है कोविड, उसकी वजह से लॉकडाउन हो गया। अब यहाँ भी लॉकडाउन होना शुरू हो रहा है, धीरे धीरे 1 हफ्ते के बाद लॉकडाउन हो जाता है। कंपनी कहती है कि भाई सैलरी 50% मिलेगी, या तो जॉब छोड़ दो या फिर 50% सैलरी ले लो। अब जॉब छोड़ने का तो कोई उसका इरादा नहीं था, 50% सैलरी पर ही कंप्रोमाइज़ कर लेता है। अब क्योंकि वो अपना इमरजेंसी फंड पूरा खर्च कर चुका था, तो वो देखता है कि देखता हूँ मैं अपने स्टॉक की क्या स्थिति है। लेकिन स्टॉक की स्थिति, मार्केट बहुत डाउन था, जो स्टॉक उसने ले रखे थे वो इस तरीके के स्टॉक थे जो उस मोमेंट में काम नहीं कर रहे थे। अब वो सोचता है कि यार ये तो मेरा प्रिंसिपल के अलावा प्रॉफिट मेरा कम होता जा रहा है। वो उसको वॉच आउट करता है। कुछ दिन बाद देखता है कि वो उसका जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल खत्म होगा, वो उसकी वैल्यू प्रिंसिपल से भी नीचे आ रही है। वो सोचता है अरे यार ये तो मेरे को काफ़ी नुकसान हो जाएगा, अब मैं इसको बेच देता हूँ। डर जाता है बहुत, डर की वजह से वो उसको बेच देता है और अपना प्रिंसिपल भी गंवा देता है। वो दोस्त उसको अलग फ़ोन कर रहा था कि यार तूने मेरे से जो उधारी ली थी, मेरे को भी ज़रूरत है, मुझे पैसे दे। वो उसकी उधारी भी नहीं दे पा रहा है, EMI में भी उसने मॉरिटोरियम कर रखा है, और जो अपना पैसा इमरजेंसी फंड था वो भी उसने गंवा दिया जल्दीबाजी में। ठीक है, तो ये इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि स्टेज बाय स्टेज उसकी ज़िंदगी में जो है ना, बहुत सारे उसकी साइकोलॉजी, व्यवहार चेंज हो रहे हैं। मार्केट जब बढ़ रहा था तब वो बहुत खुश था, खुशी में उसने ये नहीं देखा कि यार बढ़ते हुए मार्केट में स्टॉक क्यों खरीदूं। फिर वो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि यार मैं तो बहुत समझदार हो गया, अब मुझे सब मालूम है। ठीक है, उसके बाद फिर वो डर की वजह से पेशेंस नहीं रख पाया, धैर्य नहीं था, जबकि इन्वेस्टमेंट एक लॉन्ग टर्म चीज़ होती है। उसने बेच दिया। नॉलेज उसको थी, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था, लेकिन स्टॉक का ना उसे एक्सपीरियंस था ना नॉलेज थी, ना उसने अपने दोस्त से पूछा, फिर चोरी छुपे करने लगा। ठीक है, ऐसी शुरुआत भी उसने नॉलेज लेके नहीं की। मतलब उसके दोस्त ने बोला, उसने फ़ायदा उठाया था, उसने दोस्त ने बोला तो उसने वो स्टॉक खरीद लिया। देखिए दोस्तों, इस तरीके के जो बिहेवियर या साइकोलॉजी है
उसको अगर थोड़ा सा नियंत्रण में रखा जाए, जल्दीबाजी में काम नहीं लिया जाए, तो उससे हम फ़ायदा भी ले सकते हैं। और इस पर बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में काफ़ी रिसर्चेज हुई हैं, इंडिया में भी रिसर्च अब होना शुरू हो गई है, लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। इवन जो नई जनरेशन में AI का भी यूज़ जो हो रहा है ना स्टॉक में या किसी भी इन्वेस्टमेंट में, वो AI भी बिहेवियरल पैटर्न को यूज़ करती है। तो मैं आज आपको कुछ एक टर्म बताता हूँ। तो सबसे पहले आता है इसमें कन्फर्मेशन बायस्ड। कन्फर्मेशन बायस में जो लोग होते हैं वो इस तरीके के होते हैं कि वो अपने जो उन्हें पसंद होता है उस चीज़ की एक बार पुष्टि करते हैं, कन्फर्मेशन लेते हैं किसी से, अपने दोस्त। जैसे सपोज उन्हें अगर कोई कंपनी ABC का स्टॉक पसंद है और वो अगर नीचे भी जा रहा है, ठीक है, तो वो अपने दोस्त से पुष्टि करेंगे, कंफर्म करेंगे कि यार ये स्टॉक है तो बहुत अच्छा, इसने पहले भी अच्छा रिटर्न दिया, अभी ये नीचे जा रहा है, ऊपर जरूर आएगा। तो दोस्त ने अगर कह दिया हाँ आएगा, तो उनको ये कंफर्म हो गया और वो उस स्टॉक को और बाय करते रहेंगे, ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है ओवर कॉन्फिडेंस बायस्ड। ओवर कॉन्फिडेंस बायस में क्या होता है, वही कि हाँ मुझे सब कुछ मालूम है। जैसे इस लड़के ने जो मैंने कहानी सुनाई है, वो थोड़ी सी नॉलेज के बाद ये समझने लगा था हाँ मुझे सब मालूम, सब कुछ मालूम है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि कुछ लोगों को जिनको नॉलेज एक्चुअली होती है, जैसे फंडामेंटल्स वगैरह भी उनको अगर मालूम है, टेक्निकल एनालिसिस भी करना जानते हैं वो, ठीक है, तो वो भी कभी कभी गलती करते हैं। वो गलती कहाँ करते हैं, वो रैशनल डिसीजन लेने की जगह इमोशनल डिसीजन भी ले लेते हैं। तो उससे उन्हें कभी कभी घाटा हो जाता है। क्योंकि होता क्या है कि अगर दिन में 24 घंटे हैं और 12 घंटे अगर हम काम कर रहे हैं, तो 12 घंटे में कुछ मूवमेंट ऐसा आता है, 15-20 मिनट का मूवमेंट ऐसा आएगा जिसमें हम कभी खुश होंगे, गुस्से में होंगे, या अकेला सोचेंगे, या थके हुए होंगे। तो उस दौरान जो डिसीजन लिए जाएंगे वो कहीं ना कहीं इफेक्ट जरूर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हार्ड मेंटालिटी। हार्ड मेंटालिटी में जैसे उसने अपने दोस्त से पूछा और सुना, जो स्टॉक उसने लिया था वही स्टॉक उसने खरीद लिया, है ना, झुंड का व्यवहार। तो इसमें क्या होता है कि हम लोगों की सुनते हैं, जो हमारे आसपास का सर्कल है उसी हिसाब से हमारा व्यवहार या आचरण हो जाता है। हाँ, तो वो जो उनके आसपास के लोग डिसीजन ले रहे हैं वही उन्हें लगता है कि सही है और वो ले लेते हैं। इसके बाद आता है एंकरिंग बायस। एंकरिंग बायस में क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ की नॉलेज ले रहे हैं और उसकी हमें थोड़ी सी नॉलेज है, 10% नॉलेज है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमें पूरी नॉलेज है और हम उस पर बेस्ड होकर डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ एक बायस ऐसे हैं जिनकी रिसर्च नहीं हुई है, वो केवल इंडिया में होते हैं, वो है एस्ट्रो बायस। आज की डेट में देखा गया कुछ लोग तो ऐसे हैं जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से स्टॉक खरीद रहे हैं। उनको ये नहीं मालूम कि स्टॉक बढ़ेगा, उसके एनालिसिस फंडामेंटल अगर उन्हें नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, अगर किसी ने कह दिया कि भाई ऐसा है, ये वाला शेयर खरीद लो, तो वो शेयर खरीदना है। अगर कई लोग मैंने देखा है वीडियो पर देखते हैं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 7 है, आपकी डेट ऑफ बर्थ 8 है, तो आप इस नंबर का ये वाला शेयर इस नाम से जो शुरू हो रहा है वो ले सकते हैं। तो लोग इस तरीके से भी शेयर बाय करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मेरा कहना ये है कि ख़ास तौर पे यंग जनरेशन जो आज की डेट में ज़्यादा एग्रेसिव है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा समझदार भी हैं, उनको नॉलेज भी है और वो कोई भी काम करते हैं तो पहले पढ़ के करते हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि शॉर्ट टेम्पर मत बनिए। ज़्यादा एग्रेशन भी अच्छी बात नहीं है, कहीं कर पे एग्रेशन अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा एग्रेशन अच्छी बात नहीं है। और शॉर्ट टर्म में कोई भी चीज़ नहीं होती। इन्वेस्टमेंट जो है वो एक लॉन्ग टर्म और पेशेंस का काम है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग भी कर रहे हैं या कोई शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट आप ले भी रहे हैं, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से डीपली उसको एक स्टडी कर लीजिएगा। और स्टडी का मतलब ये नहीं है कि आपने बुक्स पे पढ़ लिया, है ना। उसके बाद स्टडी का मतलब ये है कि उसको कुछ टाइम थोड़ा सा देखिए, जैसे 6 महीने 7 महीने उसको स्टडी कीजिए। जैसे कि सपोज अगर हम स्विमिंग करने जाते हैं और बुक पर हम देख लें कि स्विमिंग कैसे की जाती है, और सीधे स्विमिंग पूल में अगर कूद जाएं तो हमें दिक्कत होगी ना, हो सकता है कि हम डूब भी जाएं। तो स्विमिंग करने के लिए हम क्या है, पहले थोड़ा पानी में उतरेंगे, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, फिर थोड़ा और गहरे में, थोड़ा और गहरे में। इसी तरीके से कोई भी फील्ड होती है, तो इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट का फील्ड है जिसमें हमें धीरे 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 सब चीज़ समझ में आने लगती है और हम एक अच्छा। तो इन सब व्यवहारों और बिहेवियर की वजह से कितने सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ये तो आपने देखा होगा। तो मेरी आपसे केवल ये बताने का केवल यही तात्पर्य है कि आप लोग भी इन चीज़ों पे गौर करें और अपने डिसीजन को अच्छा बनाएं और एक अच्छे इन्वेस्टर बने, एक अच्छा रिटर्न कमाएं।